आसियान के बारे में आज पूरी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में, बस अंत तक आपको बना रहना पड़ेगा। आसियान द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये है आसियान का झंडा, जो एक वृत्त है। इसके अंदर धान के 10 बालियाँ हैं और ये बीच में एक दूसरे को एकता के साथ जोड़े हुए हैं। ठीक है, ये वृत्त आसियान की एकता को प्रदर्शित करता है। ये धान के 10 बालियाँ आसियान के 10 देशों को प्रदर्शित करती है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी यूरोपीय संघ की, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन हैं। आज केवल आसियान के ऊपर फोकस करेंगे। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 सदस्य देशों ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। अब देखिए, 8 अगस्त इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पॉइंट्स मिले हैं इसमें, आप ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कि 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आप बताएंगे कि बैंकॉक किसकी राजधानी है। इन्हीं 5, अब मैं एक हिंट देता हूँ कि इन्हीं 5 में से एक की कैपिटल है बैंकॉक। जब इसकी स्थापना हुई थी तो केवल इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड केवल 5 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई है। तो 5 बाद में कौन से शामिल हुए हैं उनको देखते हैं। बाद में शामिल हुए सदस्य देश कौन से आसियान के? ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अब देखिए, सबसे इजी तरीका याद करने का, देखिए ये मैप बिल्कुल क्लेरिफाई करता है सब चीज़ों को कि 5 पहले कौन से हुए थे, 5 बाद में कौन से हुए और किस किस सन में हुए। देखिए 1965 बैंकॉक घोषणा पत्र में ये रहा थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया, जितने भी ग्रीन ग्रीन कलर में इसके संस्थापक देश है 5, जिसकी अभी मैंने ऊपर चर्चा करी। अब 5 जो बाद में शामिल हुए, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, बहुत इजी वे है ये समझने का, और सन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। इन 5 का तो सन एक ही है, 1967। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी आ रही लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी आगे वीडियो लाने का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा देश कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई, संस्थापक देश कहाँ पर हैं, और जो बाकी जो शामिल हुए वो किस सन में हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आसियान देशों के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। अब कोई भी क्षेत्रीय संगठन होता है, उसका पहला उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना अपना, तो इसका भी पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। अब जब आर्थिक विकास मिल जाएगा तो उसके थ्रू सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करेंगे। कानून के शासन, संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करना और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब इनका मेन मोटिव क्या है कि पीसफुली रहें, ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, ना कोई विवाद हो, लेकिन उसे भाईचारा और मित्रता, एकजुटता की भावना से हल कर लें। मतलब तनाव की स्थिति कम ही हो, शांति बनी रहे आपसी देशों के बीच में, स्थायित्व को बढ़ावा मिले। ठीक है, अब बात करते हैं आसियान की उपलब्धियों के बारे में कि आसियान इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। सबसे पहले बात आती है आसियान शैली, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आसियान शैली, आसियान वे, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, और इसी शैली को आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, अब शैली क्या होती है? जैसे कि कोई काम अगर इंसान करता है तो वो किस ढंग से करता है, तो वो होती है शैली। अब वो कैसे काम करते हैं आसियान के देश? अनौपचारिक, कि उसमें औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, एकदम भाईचारे वाली भावना है। ठीक है, रिश्तेदारों वाली। एक होता है ना फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उससे समझना। अनौपचारिक मतलब अनफॉर्मल। टकराव रहित, कि इनमें युद्ध, ठीक है, संघर्ष, इन सब के लिए कोई जगह नहीं है, टकराव नहीं होता। सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका, मतलब देखिए सहयोग करते हैं एक दूसरे को। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि मुझे ये माल या फिर मुझे ट्रेड करना है, मुझे इस देश से होके जाना है, तो बहुत से देश क्या करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, या फिर
कहते नहीं है यहाँ से नहीं जा सकता, आप कहीं और से जाइए, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये अपने द्वार रखते हैं खुले हमेशा, देश आपस में एक दूसरे के लिए कोई भी बात होती है तो पूरा सपोर्ट दिखाते हैं। तो जैसे ये सपोर्ट दिखाते हैं अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप करके भाईचारे की भावना से, तो इसी शैली को कहते हैं आसियान शैली। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, आसियान शैली क्या थी? अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण प्रस्तुत करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसी को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? 3 प्रमुख स्तंभ है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्या होगा? सुरक्षा समुदाय, नाम से पता चल रहा है क्या होगा? जो क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। अब देखिए स्तंभ होते हैं जिसके आधार पर पूरा आसियान खड़ा हुआ है। आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या है कि जिसके आधार पर आसियान पूरा खड़ा हुआ है आज की डेट में, क्योंकि स्तंभ के ऊपर ही तो इमारत खड़ी होती है ना। तो आसियान किस के आधार पे आज इतना बरकरार है? उसके 3 प्रमुख स्तंभ है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने। ठीक है। अब आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान में साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, इसके सदस्य देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक समुदाय का उद्देश्य क्या है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? 1994 आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? देशों के बीच सुरक्षा विदेश नीति के में तालमेल बिठाना। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशिया के देशों के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। अब देखिए अनौपचारिक, हमने बोल दिया कि इनमें लड़ाई नहीं होती, सब में बातचीत होती है। तो बातचीत करने के लिए एक मंच भी तो होना चाहिए जिसमें सारे देश के लीडर्स शामिल होंगे और फिर वो बोलेंगे नहीं ये फैक्टर करने हमें काम आगे, ऐसे करना उचित रहेगा, ऐसे वो करना रहेगा। तो यही एक ऐसा संगठन है जो मीटिंग करता रहता है और एक पूरा मंच उपलब्ध कराया है। तो ये मंच क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच ARF 1994 में बना, इसकी स्थापना हुई और इस सुरक्षा विदेश नीतियों में तालमेल बिठाने का इसका उद्देश्य था। और यह एशिया का एकमात्र संगठन है कौन? आसियान, जो एशियाई देशों के लिए मंच उपलब्ध कराता है और विश्व शक्तियों राजनीतिक सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। कि विश्व में शक्तियां हैं, उनके राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में आंतरिक आसियान के देशों के बीच में, क्योंकि आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों में सहभागी सदस्यों में बाकी गैर सरकारी संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श की नीति में। अब देखिए ये विश्वास करते हैं बातचीत में, ना कि लड़ाई में। ये विश्वास रखते हैं भाईचारे में, ना कि दुश्मनी में। ये विश्वास रखते हैं अनफॉर्मेलिटी में, यानी अनौपचारिकता में, ना कि औपचारिकता में कि पेपर वर्क होके रह जाए बस और अमल में ना हो पाए वो नीति। तो इसी मारे सक्सेसफुल है। अब आसियान का चौथा उद्देश्य क्या है? कि आसियान में कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, कि राष्ट्र में सार्वभौमिकता बनी रहे। देखो सार्वभौमिकता होती है कि सभी के लिए जो नीतियाँ बन रही हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सार्वभौमिक नीतियाँ। अब राष्ट्रीय सार्वभौमिकता यानी कि सभी राष्ट्र के जो अंदरूनी जो सांस्कृतिक है उसकी पहचान है या आर्थिक रूप से उसकी पहचान है या फिर जैसी भी उसकी विश्व पटल में पहचान है वो बरकरार रहे, उसे कोई देश बदलना नहीं चाहता और साथ मिल के बने रहें, आके अपना साथ साथ विकास करते रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। तो ये थे आसियान के 4 उद्देश्य। आइए अब आसियान की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वैसा ही बना रहा। कि आसियान का मेन मोटिव क्या था? आर्थिक संगठन ही के रूप में उभरा था और आर्थिक संगठन बन के ही रहा। इसने कोई राजनीतिक रूप नहीं लिया। जैसे यूरोपीय संघ क्या था? आर्थिक संगठन बन के उभरा, लेकिन उसने राजनीतिक रूप ले लिया यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद। लेकिन आसियान आर्थिक समुदाय के रूप में उभरा था और आसियान आर्थिक समुदाय के रूप में आज भी है। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे तेज़ी गति से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर के प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। यानी आसियान के केवल 10 देश हैं और अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, जापान भी एक सिंगल कंट्री है, लेकिन जापान की प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रही है।
और यूरोपीय संघ के कई सारे देश हैं, अमेरिका में भी कई सारी स्टेट्स मिलकर अमेरिका बनाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनके क्षेत्रफल देखते हुए भी आसियान का क्षेत्रफल कम है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आसियान की वृद्धि क्या हो रही है, इन सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आसियान आर्थिक रूप से बहुत आगे चल रहा है, मतलब इन सबसे आगे नहीं चल रहा, लेकिन कंपैरिजन करें तो हम छोटी होने के बावजूद भी, यानी इनकी तुलना में काफ़ी छोटी है, फिर भी इसका विकास अधिक तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान की तुलना में आसियान की अर्थव्यवस्था काफ़ी छोटी है, लेकिन इसका विकास बहुत तेज़ गति से हो रहा है। आइए अब डाटा की मदद से समझते हैं कि आसियान की अर्थव्यवस्था वो कितनी पावरफुल है। कि एशिया की जीडीपी के अनुसार इंडोनेशिया का स्थान 5वां है, थाईलैंड का स्थान 8वां है, और कई सदस्य देश इसके टॉप 10 में शामिल होते हैं। यानी देख रहे हैं आप कि कई सारे देश जब टॉप 10 में शामिल हो एशिया की अर्थव्यवस्था में, तो दक्षिण एशिया में कहीं ना कहीं इसकी कमांड है। और ये सोर्स, यहाँ से आप जा सकते हैं इस डाटा के ऊपर और पूरा स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी रैंकिंग क्या है किस देश की इसके 10 में से। और या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उसमें आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा देश क्या रैंकिंग रखता है एशिया की जीडीपी में। अब आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों में साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके में सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना। यानी इसका पहला उद्देश्य क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय का पहला उद्देश्य क्या है कि आसियान में साझा बाजार और उत्पादन आधार, देखो साझा बाजार और उत्पादन आधार मिलते जुलते वर्ड है, दोनों आराम से याद हो सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। पहला साझा बाजार और उत्पादन आधार तय करना, और फिर इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड जोन्स बनाना। अब फ्री ट्रेड जोन्स में किस किस के लिए अलाउ करते हैं, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट करे कोई देश आके दूसरे देश में, तो ये सब होते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसमें आप इकोनॉमिक रूप से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एक दूसरे देश के लोगों को, नागरिकों को अपने देश में, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं आप अपना सामान दूसरे देशों में, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरे देशों में आकर। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो किसी भी देश में आ जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इन्होंने क्या करा, निवेश कि बाहर के सेक्टर को अपने अंदर क्षेत्र में निवेश करने के लिए, श्रम, सेवाओं इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए अपने डोर्स ओपन कर दिए, मुक्त व्यापार क्षेत्र बना दिए। तीसरा उद्देश्य क्या था कि क्षेत्र के देशों में आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधार रहा है। कि जो आर्थिक विवाद होते हैं उनसे निपटाने के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है उसे इम्प्रूव करना, यानी जो आज मौजूद है उसे और हद से ज़्यादा अच्छा करना, यानी बेटर से बेस्ट को प्राप्त करना। अब देखिए आसन विजन दस्तावेज 2020 की प्रमुख बातें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कुछ भी नहीं छूटने वाला इस वीडियो में। आसियान विजन दस्तावेज 2020 की प्रमुख बातें। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुभूमिक भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा भी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकल के आई है। यानी आसियान विजन दस्तावेज एक तरह का दस्तावेज था जिसमें आसियान की किस भूमिका को प्रमुखता दी कि टकराव की जगह बातचीत की भूमिका। यानी जहाँ पर सारे क्षेत्रीय संगठन आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, विद्रोह करते हैं एक दूसरे से, तो वहीं आसियान क्या करता है, टकराव नहीं करता बल्कि बातचीत में विश्वास करता है। और ऐसी बातचीत करके आसियान ने कौन कौन से विवाद निपटाए हैं वो भी देखते हैं। बातचीत की नीति द्वारा आसियान द्वारा सुलझाए गए मुद्दे। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया बातचीत के द्वारा। पूर्वी तोमर के संकट को भी संभाला बातचीत के द्वारा। पूर्वी एशियाई सहयोग की बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है। और हमने पहले भी पढ़ा कि एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो कि अपने सदस्य देशों के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। और मंच में बैठकें होती हैं जिसमें बातचीत होती है, सहयोग की भावना होती है सब में, और यही सब बात करके मतलब बातचीत से बगैर किसी टकराव के अपने सारे काम करते हैं। अब भारत और आसियान के मध्य संबंधों को देखते हैं कि भारत और आसियान के बीच में कैसे रिलेशनशिप है। 1991 में भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई। अब ये पूर्व की ओर देखो की नीति क्या थी, आइए पढ़ते हैं। भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी।
इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत के व्यापार की दिशा में पश्चिमी और भारत के पड़ोसी देशों को हटाकर उभरते दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान जैसे संगठनों की ओर करना था। तो ये पूर्व की ओर देखो की नीति बेसिकली क्या थी कि जो भारत का जो व्यापार था वो पश्चिमी और भारत के पड़ोसी देशों से हटाकर, जो पश्चिमी ये देश है ना भारत के पड़ोसी देश, उनसे हटाकर अब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान जैसे संगठनों की ओर करना था। मतलब हम पहले जो पश्चिम के ऊपर निर्भर थे, हम पश्चिम के ऊपर निर्भर ना होकर हम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से व्यापार करेंगे, उनके संग ट्रेड करेंगे। अब भारत और आसियान के बीच संबंधों में दूसरा बिंदु क्या है कि भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, हम जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कम से कम लगाएंगे। तीसरा बिंदु क्या है भारत और आसियान के बीच संबंधों में, भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए। पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्यक्रम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत 2018 में गणतंत्र दिवस के समारोह पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान का देशों का दौरा किया और आसियान के जितने भी सदस्य देश थे वो हमारे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए। तो ये भी एक तरह से दोस्ताना रिश्ते हुए आसियान और भारत के मध्य। और जो पूर्व की ओर देखो की नीति थी उसे पूर्वोत्तर कार्यक्रम एक्ट ऑफ पॉलिसी में बदल दिया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि पूर्वोत्तर कार्य नीति क्या थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। भारत और आसियान के संबंध में चौथा बिंदु क्या है कि भारत और आसियान के बीच 14th आसियान इंडियन समिट के तहत कृषि, अंतरिक्ष, पर्यावरण, पर्यटन, भूगोल, आर्थिक इत्यादि कई समझौते हुए। अब ये इतने सारे समझौते हुए कि एक वीडियो में इन सारे समझौतों को समझाना मुश्किल है। तो मैंने इन समझौतों को आपके लिए एक ड्राइव में अपनी सेव करके और मैंने अपलोड कर दिया। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस सारे समझौतों को पढ़ सकते हैं। अगर बाई चांस वो ड्राइव काम नहीं करती, आप लिंक एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप इससे भी एक्सेस कर सकते हैं उस पूरी ड्राइव को। अब आसियान के सफल होने के क्या कारण हैं कि आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श की नीति में है कि जितने भी इसके सदस्य हैं या फिर सदस्य नहीं है या फिर जो भी क्षेत्रीय संगठन नहीं भी हैं, खाली देश हैं अकेले, उनसे क्या करते हैं, निरंतर बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और फिर परामर्श लेते हैं उनसे कि क्या उचित रहेगा। ठीक है, उनसे सलाह लेते हैं, तो सलाह परामर्श करके फिर अपना डेवलपमेंट करते हैं, आइडियाज़ उठाते हैं, इनोवेटिव थॉट उठाते हैं कि ये सब बेटर रहेगा हमारे लिए, तो फिर उस पर वर्क करते हैं, इससे हमारे सक्सेसफुल हैं। दूसरा इसकी सफलता का क्या कारण है कि यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों, विश्व शक्तियों को राजनीतिक समूह, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF जो 1994 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसका उद्देश्य यही था कि जितने भी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हों, चाहे वो नॉर्मल पावर्स हों, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो कोई, तो उनके लिए एक मंच उपलब्ध किया जाए जिससे वो डिबेट कर सकें, तो वो बता सकें कि क्या क्या उचित है, क्या क्या और कर सकते हैं तो इम्प्रूव हो सकते हैं, तो या फिर ये करने से ये परिणाम निकलते हैं। तो इस तरह से इनोवेटिव थॉट्स खोजते हैं मंच उपलब्ध करा के। तीसरा बिंदु क्या है आसियान की सफलता का कि आसियान ने निवेश, श्रम, सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र भी बना दिए हैं। ये हमने सारे पॉइंट वो हैं जो हमने पहले डिस्कस कर दिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर जहन से उतर भी गया हो तो भी आपको ध्यान में आ जाए। अब आप आज के लिए केवल इतना ही, आसियान के बारे में लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। और बस आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ।